एक तो हमें करना है आज ओट्स इन फेवर वाली चीज। ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट था। और इंडिपेंडेंट इवेंट वाला वो कराना था, यस। और कराना था भैया आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ। यस सर। है ना। ये हम करेंगे आज। चलो। उससे पहले दिखाओ आपका जो भी डाउट हो, अगर कोई प्रोबेबिलिटी का, वो मुझे भेज दो आप। ठीक है। कोई भी अगर डाउट है प्रोबेबिलिटी वाला तो मुझे भेजिए। दिखाओ। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, जैसे सचिन भेज रहा है, ऐसे आप भी भेज दो। ठीक है। बताइए। तो डाउट भी लेंगे आज आपके, और साथ में कुछ और भी हम करेंगे। हम्म। चलो देखो, आपके डाउट लूंगा मैं, और साथ में थोड़ा नया भी पढ़ा देता हूँ पहले। देखो। तो रिकॉर्डिंग हो रही है और चार्जिंग पे भी है, ठीक है, देखो। देखो भैया सुनिए, आप हमें जो काम करना है, वो काम करना है आज कौन सा। एक तो ओट्स इन फेवर कराना है, यस, और एक इंडिपेंडेंट इवेंट कराना है ना। देखो चलो। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट से मेरा मतलब जो है वो ये है कि, देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो कराने हैं ना, उसमें ये है कि जैसे ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर, देखो इंडिपेंडेंट आप किसको बोलोगे, ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट में खास क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट में जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए आप, क्वेश्चन जो बार बार आता है वो ये आता है कि मान लो मैथ्स में एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है मैथ्स में, वो सोल्व करने के लिए दिया गया है तीन बच्चों को, ठीक है, ए को दिया है, बी को दिया है और सी को दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है मैथ्स में, वो सोल्व करने को लिए दिया गया है तीनों को। ए बच्चे को दिया गया सोल्व करने को, बी को दिया गया और सी को दिया गया। अब उन तीनों में जो ए बच्चा है, ये उसको सोल्व करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए 1/2। ठीक है, 1/2 चांस है कि ए उसको सोल्व करेगा। जो बी बच्चा है वो उसको सोल्व करेगा, मान लो 2/3 है। और जो सी बच्चा है वो उसको सोल्व करेगा, मान लो 3/4 है। ठीक है, तीन बच्चे हैं, इनको क्वेश्चन दे दिया तीनों को, और ये सोल्व करने की इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या है यहाँ पर। जो ए बच्चा है वो इन बाकी दो पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ए के सोल्व करने की चांस बी और सी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बी या सी करे या ना करे सोल्व, ए सोल्व लेकिन कर सकता है। मतलब ए बाकी दोनों पर डिपेंड नहीं है। सिमिलरली जो बी बच्चा है, ये भी बाकी दोनों पर डिपेंड नहीं है। अगर बी अकेला करना चाहे तो बी अकेला भी कर सकता है, ए और सी बेशक ना करें। सेम सी जो है वो उन दोनों पर डिपेंड नहीं है। इसको मैं इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो देखिए, अगर मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया है ए को, बी को, सी को, तीन बच्चों को सोल्व करने के लिए दिया है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि पहला क्वेश्चन, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन तीन बच्चों में से, क्वेश्चन हमने तीन बच्चों को दिया है, ओनली वन विल सोल्व, इन तीन में से केवल एक बच्चा उसको सोल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी। ठीक है। मतलब तीन बच्चों को क्वेश्चन दिया, पर तीन में से सोल्व कितने बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो बच्चे सोल्व करेंगे, ओनली टू विल सोल्व। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो बच्चे सोल्व करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आपसे पूछ सकता है कि ऑल विल सोल्व, तीनों सोल्व कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लो पहले यही क्वेश्चन मैं करा दूं, ये तीन देखो। जैसे कि बात मुझे बताइएगा, क्वेश्चन जो है वो आपने सोल्व करने को लिए दिया है तीन बच्चों को। अब उन तीन में से पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, क्या कहता है कि एक बच्चा उसको सोल्व करेगा। अब आप मुझे बताओ वो एक बच्चा कौन सा बच्चा हो सकता है। एक बच्चा सोल्व करेगा ना, लेकिन क्वेश्चन तीन बच्चों को दिया है। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि इन तीनों में पहला बच्चा यानी कि ए उसको सोल्व कर दे, और बी और सी उसको सोल्व ना कर पाए, क्योंकि सोल्व एक ही बच्चे को करना है। अच्छा, एक बात आप ये भी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा हमारा। देखो, ए का मतलब ए उसको सोल्व करेगा, और ए बार का मतलब ए उसको सोल्व नहीं करेगा। तो आप एक काम करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो ए का बार क्या होगा, इस 1/2 को आप वन में से माइनस करोगे, तो ए का बार आ जाएगा, यानी वो भी 1/2 आएगा।
बी की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो बी का बार क्या होगा? बी का बार मतलब आप वन में से बी को घटा दो तो ये आ जाएगा 1/3। और सी का बार क्या आ जाएगा, अगर आप वन में से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये होगा। तो पहली बात तो इन तीनों को वन में से माइनस करके इनका बार निकाल लेंगे। बार का मतलब ये है कि वो बच्चा सोल्व नहीं कर रहा है। अब आप देखिएगा, इसने कहा है कि ओनली वन विल सोल्व, एक बच्चा सोल्व करेगा। तो आप मुझे बताना जरा, एक बच्चा कौन सा बच्चा हो सकता है जो सोल्व करेगा? तो आप कहेंगे कि एक बच्चा जो सोल्व करेगा वो ए भी हो सकता है। तो पहला केस तो क्या बनेगा, ए सोल्व कर देगा लेकिन बी और सी नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे, ए को तो वैसा का वैसा लिख दोगे और बी और सी पर क्या लगा दोगे, बार। फिर इसी प्रकार हो सकता है नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि बी सोल्व कर दे और ए और सी ना करे, तो ए और सी पर बार लगा दोगे। और तीसरा केस आप समझ ही गए होगे कि सी सोल्व कर दे और ए और बी ना करे। तो ये तीन केस इसमें बनेंगे। एक बच्चा सोल्व करेगा, उसके कितने केस बन रहे हैं मुझे बताओ? तीन केस बन रहे हैं। और कौन से तीन केस बन रहे हैं बताओ? ए करेगा तो बी और सी नहीं करेगा, बी अगर करेगा तो ए और सी नहीं करेगा, और अगर सी करेगा तो ए और बी नहीं करेगा। तीन केस हमारे बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है। और देखो, इसमें इन तीनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। ए की वैल्यू आप देखो वहां पर आप क्या पुट करोगे, 1/2। बी का बार जो है वो पुट करोगे 1/3, सी का बार पुट करोगे 1/4। तो सोल्व कर लोगे आप उसको वहां पर। अगले में कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ओनली टू विल सोल्व, कि दो बच्चे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ दो बच्चों में कौन से दो बच्चे हो सकते हैं? तो दो बच्चों में अगर आपसे पूछता है कि दो बच्चे सोल्व करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ए और बी कर सकता है। ए और बी दो बच्चों ने कर दिया, फिर सी ने नहीं करा। प्लस और क्या हो सकता है, बी और सी कर दे और ए ना करे। और लास्ट हो सकता है ए और सी कर दे, बी ना करे। मतलब दो बच्चे सोल्व करेंगे, इसके भी कितने केस बनेंगे आप देखो, इसके भी तीन ही केस बनेंगे। दो बच्चे सोल्व कर रहे हैं उसके भी तीन केस बन रहे हैं, एक बच्चा सोल्व कर रहा है उसके भी तीन केस बन रहे हैं। और इन सभी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, आप उसको निकाल सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरे में कहा है ऑल विल सोल्व, यानी तीनों सोल्व करेंगे। तीनों सोल्व करने का मतलब है ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो अगर वो कहता है कि तीन बच्चे सोल्व करेंगे तो उसका एक ही केस बनेगा, वो केस है ए बी सी। ठीक है, तो इसको लिखिए आप। ओनली वन विल सोल्व का मतलब एक बच्चा करेगा, ओनली टू विल सोल्व का मतलब दो बच्चे करेंगे, और ओनली थ्री का मतलब तीन बच्चे करेंगे। एक बच्चे के तीन केस बन रहे हैं, दो बच्चों के भी तीन बन रहे हैं, तीन बच्चों का एक बन रहा है, ठीक है। और सारी वैल्यू यहाँ दे रखी है। आंसर तो आप निकाल ही दोगे, मेन बात है कि समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी में पूछ ले नन विल सोल्व। तो बताइए, आप खुद ही बताओ क्या आंसर आना चाहिए। नन विल सोल्व का मतलब कोई भी सोल्व नहीं करेगा। तो बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पर अब? बोलो भैया, नन विल सोल्व का क्या मतलब है? देखो, नन विल सोल्व का मतलब है कोई सोल्व नहीं करेगा। तो ना ए करेगा, ना बी करेगा, ना ही सी करेगा। तो आप कुछ नहीं करना, आपने ए पर भी बार लगा देना है, बी पर भी बार लगा देना है, सी पर भी बार लगा देना है। अगर आप उन तीनों पर बार लगा देंगे तो इसका मतलब यही है कि कोई भी सोल्व नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो नंबर 5 है, इसको पढ़िए। इसमें क्या बोलता है, जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें कोई भी दो क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछ सकता है। नंबर 5 में कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन विल सोल्व। अब इसको समझिएगा क्या मतलब बना इसका। एटलीस्ट वन विल सोल्व मतलब कम से कम एक बच्चा तो करेगा ही सोल्व, ठीक है। कम से कम एक बच्चा सोल्व करेगा। अच्छा मुझे बताओ, एटलीस्ट वन का मतलब क्या बना? कम से कम एक का क्या मतलब होता है? कम से कम एक का मतलब होता है कि एक बच्चा भी करेगा। एक, कम से कम एक का मतलब एक तो करेगा ही, उससे ज्यादा भी करेगा। एक से ज्यादा कितने बच्चे कर सकते हैं मुझे बता दो? एक से ज्यादा दो बच्चे कर सकते हैं, और उससे ज्यादा तीन बच्चे भी कर सकते हैं। तो यानी कि एटलीस्ट वन के अंदर एक बच्चे वाला केस यानी ऊपर वाले तीन केस, दो बच्चे वाले केस यानी फिर से तीन केस, और तीन वाले केस तीन बच्चे सोल्व करेगा यानी एक केस। यानी कि जो ये ऊपर वाले सात केस है ना, देखो आप, ऊपर वाले जो सात केस हैं, इन सातों को प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आता है नंबर 5 क्वेश्चन का। क्योंकि देखो नंबर 5 में उसने क्या पूछा है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब एक तो होगा ही, उससे ज्यादा भी होगा। एक से ज्यादा मतलब दो भी होगा, तीन भी होगा। तो एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा। तो जो एक वाले तीन केस हैं ऊपर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जो दो वाले तीन केस हैं वो भी लिखेंगे, और जो तीन वाला एक केस है वो भी लिखेंगे। मतलब नंबर 5 क्वेश्चन में उन सारे केसों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कितने केस को जोड़ना पड़ेगा मुझे बताना जरा, ऊपर वाले सात केस को। ऊपर वाले सात केस का मतलब हो गया, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो एक तरीका तो ये है, एटलीस्ट वन जब पूछता है आप ऊपर वाले सातों केसों को जोड़ो। और इसी का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब ज्यादा केस आए तो जो केस बच जाए आप उसको सोल्व कर लो।
आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तीन बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ सोल्व करने को, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक बच्चा सोल्व कर दे, हो सकता है दो बच्चे कर दें, हो सकता है तीन कर दें, और क्या हो सकता है मुझे बताओ? और बस ये हो सकता है कि कोई भी ना करे, यानी जीरो बच्चा सोल्व करे। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब ज्यादा केस बनते हैं तो आप उन ज्यादा को छोड़कर जो बच जाए उसको निकाल लो और वन में से माइनस कर दो। तो जीरो बच्चा सोल्व करने का मतलब है ये फोर्थ वाला, नन विल सोल्व। नन का मतलब कोई नहीं करेगा, जीरो बच्चा करेगा। तो आप इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से दे सकते हो। एक तो तरीका ये है कि जो पहला दूसरा तीसरा है, इन सभी के जो ये सात केस है, आप इन सातों केस को जोड़ दो। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वन में से माइनस कर दो। वन में से माइनस कर दो क्या, कि कोई भी बच्चा सोल्व नहीं कर रहा है, यानी जीरो वाला। और जीरो वाला केस है ये इधर वाला आखिरी वाला। तो आप वन में से माइनस करेंगे, ए का बार, बी का बार और सी का बार। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। कम से कम एक सोल्व करने का मतलब होता है कि एक भी करेगा, दो भी करेगा, तीन भी करेगा। पर इतना सब लिखने की बजाय स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप वन में से माइनस कर दोगे किस चीज को? वन में से माइनस कर दोगे ए के बार को, बी के बार को, सी के बार को। ठीक है भैया, हाँ तो ये लिखिए आप। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट दो बच्चे कर देंगे, तो इसका मुझे बताइए क्या आंसर आप लगाओगे? एटलीस्ट टू विल सोल्व, बताइए। कम से कम दो बच्चे सोल्व कर देंगे तो क्या आंसर इसका होगा? देखो कम से दो को ऐड कर देंगे। हाँ, दो वाले को और उससे ज्यादा तीन वाले को ऐड कर देंगे, है ना? तो इसमें दो वाले को और तीन वाले को आप क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है। आप देखो, दो दो बच्चों के खुद ही ऊपर तीन केस है, दो बच्चों के ही तीन केस है, और तीन बच्चे का एक केस है ना? तो टोटल मतलब इसमें चार केस आ जाएंगे, इनको आप जोड़ देंगे। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट दो बच्चे कर देंगे? इसका बताओ क्या आंसर होगा? एटमोस्ट टू विल सोल्व, बोलो भैया। एटमोस्ट टू विल सोल्व का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे करेंगे। दो करेंगे या उससे कम ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? एटमोस्ट टू का मतलब है दो बच्चे करेंगे प्लस, अब दो से ज्यादा नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे। दो से कम मतलब एक बच्चा करेगा, और एक से कम मतलब जीरो बच्चा करेगा। तो देखो, जैसे एटलीस्ट में, एटलीस्ट वन में वन था और उससे आगे जाना था। एटमोस्ट में उस नंबर को लिखेंगे और उससे पीछे आना होता है। आप समझ रहे हैं बात को? एटमोस्ट में उस नंबर, जैसे एटमोस्ट टू लिखा है तो टू लिखेंगे और उससे पीछे आएंगे। पीछे मतलब टू से कम वन, वन से कम जीरो। तो या तो आप फिर से इन देखो इन तीन केस को ऐड करो, दो वाले को, एक वाले को, जीरो वाले को। या फिर स्मार्ट काम बताओ क्या करेंगे इसमें? नंबर सात में स्मार्ट काम क्या हो सकता है मुझे बताओ? देखो, या तो आप दो वाले को, एक वाले को, जीरो वाले को, तीनों को जोड़ दो। या फिर स्मार्ट काम ये हो सकता है कि जो तीन वाला है आप उसको निकाल लो। तीन वाला, तीन वाले का एक ही केस है ना, तीन वाले का ऑल विल सोल्व। ऑल का मतलब ही क्या है? तीनों सोल्व करेंगे। तो आप स्मार्ट ये हो सकता है कि आप तीन वाले को निकाल लो और उसको क्या करोगे? आप वन में से माइनस कर दोगे। ठीक है भैया, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। वन में से तीन वाले की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो देखो, इनमें से ना कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि दो क्वेश्चन तक भी पेपर में आपसे पूछ सकता है। जो ये काम मैंने कराया है, सात क्वेश्चन, इन सात में से कोई दो क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ सकते हैं, और बड़े आराम से इसको आप करेंगे। ठीक है भैया। यस सर। तो इसको आप लिख लीजिए। और इसमें अगर मैं आठवां क्वेश्चन भी पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मतलब अगर मैं तीन बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने को देता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड, बताइए। अगर मैं तीन बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने को देता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा, बताइए। क्या लगता है आपको, इसका क्या आंसर आना चाहिए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बताइए। वन से माइनस कर देंगे ए का डैश बी का डैश सी का डैश। हाँ देखो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कब सोल्व हो जाएगा? इसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्वेश्चन कब सोल्व हो जाएगा? क्वेश्चन तब सोल्व हो जाएगा जब या तो उसको एक बच्चा सोल्व कर दे, या उसको दो बच्चे सोल्व कर दें, या उसको तीन बच्चे सोल्व कर दें। इन तीनों केस में सोल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए, आप एक बच्चा सोल्व कर दें तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, दो बच्चे कर दें तब भी हो जाएगा, तीन बच्चे कर दें तब भी हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर एट है और क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर फाइव दोनों सेम है, बस दिखने का फर्क है। आठवां क्वेश्चन और पांचवां क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। और आपको पता होगा,
पांचवें क्वेश्चन में हमने 1 2 3 को जोड़ना था, लेकिन हमने स्मार्ट काम क्या किया, हमने 1 में से जीरो वाला केस घटा दिया, यानी ए का बार, बी का बार और सी का बार घटा दिया। तो सेम इसका आंसर यही होता है। अगर वो पूछता है क्वेश्चन विल बी सोल्ड, तो आप 1 में से ए का बार, बी का बार, सी का बार घटा देंगे। और ज्यादातर पेपर में ना या तो ये नंबर 5 क्वेश्चन पूछता है आपसे, या फिर पेपर में नंबर 8 क्वेश्चन पूछता है। दोनों का आंसर सेम है, क्या है, 1 माइनस ए का बार, बी का बार, सी का बार। तो 1 माइनस ए का बार मुझे बता दो क्या है, 1/2 है। बी का बार क्या है आप देखिएगा, 1/3 है। और सी का बार क्या है, 1/4 है। तो आप इसको करेंगे ना, 1 - 1/24, और ये आ जाएगा 23/24। ये आंसर है भाई। आंसर क्या है, 23/24। ठीक है, इसको कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। ये था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 बच्चे थे, पर वो 3 बच्चे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। पहला भी अलग से कर सकता है, बाकी दो करें या ना करें, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो आप इसको लिखिएगा, देख लो। ये था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट, पहला टॉपिक आज का। ठीक है, दो टॉपिक और करने हैं, एक तो ओड्स इन फेवर अगेंस्ट वाला, और एक कल का होमवर्क भी था ना, वो भी मैं कराता हूँ आपको। यस सर। हाँ, कल का होमवर्क था, वो भी करेंगे आज। और ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, कल का होमवर्क जो था वो भी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, चलें आगे, कर लोगे इसको आप। हम्म। यस सर। चलो भैया देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन देखो। आप जैसे ना, मान लीजिए आपको बोलता है कि, देखो जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं, जैसे कि मान लो एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो बच्चे हैं। जो ए बच्चा है, इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी मान लो दे दी 3/4। और जो बी बच्चा है, इसके सच सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे दी 5/7। ये इन दोनों के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, ट्रुथ। ठीक है, ये दोनों भाई सच बोल रहे हैं। ए और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे दी है। ठीक है, कि भाई ए जो है वो 3/4% है, उसका चांस है सच बोलने का। और जो बी बच्चा है, उसका 5/7 चांस है सच बोलने का। ठीक है, अब सुनिए, अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछता है, ए बच्चा है उसका इतना चांस है, बी बच्चा है उसका इतना चांस है सच बोलने का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर इन दोनों बच्चों को एक क्वेश्चन पूछा जाए, दो बच्चे हैं ए और बी, अगर इन दोनों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों आंसर देते समय इन दोनों का सेम आंसर आएगा। मतलब अगर इन दोनों से कोई बात पूछी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सेम आंसर आएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा आंसर देंगे। और उल्टा आंसर देने को बोलते हैं कंट्राडिक्ट करना। ठीक है, कंट्राडिक्ट का मतलब हो गया कि एक दूसरे का उल्टा आंसर दे रहे हैं। उल्टा आंसर का मतलब समझे आप। उल्टे आंसर का मतलब ये है कि, अपोजिट आंसर का मतलब ये है कि अगर ए बोल रहा है कि ये बात सच है, तो बी उसको उल्टा बोलेगा, बी बोलेगा कि ये बात झूठ है। बी बोलेगा कि सच है, तो ए बोलेगा झूठ है। ये उल्टा आंसर हो गया। ठीक है, तो दो बच्चे हैं, उनको अगर सेम बात पूछी गई है, तो दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है वो दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, या दूसरा क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है वो दोनों उल्टा आंसर दे रहे हैं, अपोजिट आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताइए, इसमें अगर आपको मैं बोलता हूं कि ए बच्चा के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 3/4 है। और अगर मैं पूछता हूं ए के सच ना बोलने की, अगर इस ए पर बार लगा दें, वो क्या है, ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको 1 में से माइनस करना है, तो यह आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब मुझे बताइए बी बच्चे के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर 5/7 है, तो बी के सच ना बोलने की, इसको अगर 1 में से घटाओगे तो 2/7 आ जाएगी। ठीक है, ये बी के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, दोनों बच्चों को अगर एक क्वेश्चन पूछा गया,
तो ये कह रहा है कि दोनों बच्चों ने सेम आंसर दिया है। सेम आंसर का मतलब क्या हुआ मुझे बताइए। सेम आंसर का मतलब हुआ या तो दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं एक साथ तभी सेम आंसर आएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों बच्चे ही झूठ बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, दोनों झूठ बोलेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, दोनों सच बोलेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो सेम आंसर का मतलब ये होगा दोनों सच बोल रहे हैं। सच बोलने का मतलब ए सच बोल रहा है तो बी भी सच बोल रहा है, प्लस अगला केस क्या बनेगा, ए अगर झूठ बोल रहा है तो बी भी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये बनेगा ए इंटू बी, और प्लस में आएगा ए का बार इंटू बी का बार। ठीक है। अब मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए आप, ए की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, प्लस फिर ए का बार बी का बार मल्टीप्लाई कर दो। ए का बार आप देखेंगे तो 1/4 है, और बी का बार अगर आप देखेंगे तो 2/7 है। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो एलसीएम इनका 28 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 3 15, और तो 17/28 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17/28। दूसरे को पढ़िए, दूसरे में कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कंट्राडिक्ट करेंगे। कंट्राडिक्ट का मतलब अपोजिट आंसर देंगे। अपोजिट का मतलब अगर ए ने सच बोला तो बी बोलेगा झूठ, ए के साथ बी का बार आएगा, और ऐसे ही बी के साथ ए का बार आएगा। तो बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है बता दो। एक आप भी सोल्व कर दो, ए के साथ बी का बार लगा दो और बी के साथ ए का बार लगा दो। बोलो भैया क्या आंसर बनेगा इसमें। 11/28। 11/28 आ रहा है। ठीक है। देखो ए हमारा 3/4 है, और बी का बार हमारा कितना है, 2/7 है, और बी हमारा है कितना है, बी हमारा 5/7। ए का बार हमारा 1/4 है। तो अब देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा कितना, 11/28। ठीक है। या फिर देखो, एक तो ये तरीका होगा इसका, या इसका आप ये भी कर सकते थे कि देखो, अगर हम उन दोनों बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो देखो दो ही केस बन सकते हैं। पहला केस तो बन सकता है कि भाई दोनों सही सेम आंसर दें, या फिर दोनों उल्टा आंसर दें। ये दो ही केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप कंट्राडिक्ट का आंसर है ना, और ऐसे भी निकाल सकते थे अगर आप वन में से सेम आंसर की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते। वन में से सेम आंसर की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर देते तो कॉन्ट्राडिक्ट वाले का आंसर आ जाता। वन में से सेम आंसर की प्रोबेबिलिटी, सेम आंसर की प्रोबेबिलिटी देख लो आप, पहले वाले की कितनी है, 17/28 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 11/28, 11/28 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो ये छोटा हो जाता, लेकिन ये इसका प्रॉपर मेथड है। ठीक है भैया। तो ये लिख लीजिए, ये था हमारा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब देखो इस क्वेश्चन में भी जो ए और बी हैं वो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ए सच बोलेगा या झूठ बोलेगा वो बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से बोलेगा। सेम बी जो है वो सच बोलेगा झूठ बोलेगा, वो भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो भी अपने हिसाब से सच या झूठ बोलेगा। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है। चलें आगे, हटा दें इसको, क्लियर बात है। चलिए, तो ये था इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक जो अगला टॉपिक है ना, बड़ा खास है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको बड़े ध्यान से आपने करना। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है ओट्स, टॉपिक नंबर 2 क्या है, इस पर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है हर बार, इस बार भी आ सकता है। तो वो टॉपिक है ओट्स इन फेवर का या ओट्स अगेंस्ट का। ठीक है भैया, दो क्वेश्चन है, या तो ओट्स इन फेवर है या ओट्स अगेंस्ट है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बनता है, ओट्स इन फेवर या ओट्स अगेंस्ट। देखो, एक बात मुझे बताइएगा, ओट्स इन फेवर या ओट्स अगेंस्ट का क्या मतलब बनेगा और कैसे कैसे ये होगा। देखो, ओट्स इन फेवर और ओट्स अगेंस्ट में क्या होता है ना, जैसे कि आप समझिए, मान लो कोई काम हमें करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई काम हमें करना है, उस काम को करने का जो मेथड हो सकता है, देखो आपको मैं वैसे समझा रहा हूँ। जैसे इसका कोई ना, वैसे समझाने का एक मेथड है कि जैसे मान लो कोई काम हमें करना है, उस काम को आप एक्स तरीकों से कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ए वर्क, मतलब कोई काम हमें करना है उसको कितने तरीकों से कर सकते हो, तो मान लो वो एक्स है ना। एक्स क्या है बताओ, नंबर ऑफ वेज, तरीके हैं जिससे आप उस काम को कर सकते हैं। और ऐसे तरीके जिनसे उस काम को नहीं कर सकते, नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट डूइंग द वर्क, अगर उस काम को आप कितने तरीके से नहीं कर सकते, मान लो वो वाई है। एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। मुझे बताओ एक्स क्या है। एक्स है कि कितने तरीके से आप काम कर सकते हो। देखो, एक्स तरीके में काम हो रहा है और वाई में काम नहीं हो रहा है।
ठीक है, एक्स तरीके से काम हो रहा है और वाई तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो एक्स है हमारा, वो हमें पॉजिटिव फील दे रहा है। एक्स हमें कैसा फील दे रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि काम हो रहा है। वाई जो है वो हमें नेगेटिव फील दे रहा है। नेगेटिव फील का मतलब ये है कि काम नहीं हो रहा है। एक्स का मतलब काम हो रहा है, वाई का मतलब काम नहीं हो रहा है। तो काम होने को हमने पॉजिटिव मान लिया और काम ना होने को हमने नेगेटिव मान लिया। ठीक बात है। अब इसमें देखिए, अगर इसी में आपसे इसी एक्स और वाई में पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव का मतलब काम हो रहा है, नेगेटिव का मतलब काम नहीं हो रहा है, आपसे या तो पूछ ले ओड्स इन फेवर, या फिर आपसे पूछ ले ओड्स अगेंस्ट। ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी बातें बताना जरा? ओड्स इन फेवर या ओड्स अगेंस्ट। ओड्स इन फेवर में क्या होता है कि ऊपर पॉजिटिव आता है और नीचे नेगेटिव आता है। ओड्स इन फेवर, फेवर के जब हम ओड्स निकालते हैं तो ऊपर पॉजिटिव आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स बाय वाई। ओड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट में आपको पता है अगेंस्ट मतलब उल्टा नेगेटिव आ रहा है। तो अगेंस्ट में ऊपर नेगेटिव आता है, नीचे पॉजिटिव आता है, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इसको लिखिए आप, ओड्स इन फेवर में एक्स बाय वाई है और ओड्स अगेंस्ट होता है वाई बाई एक्स। ठीक है, इसको लिखिए। यानी कि आपने बस ये देखना है कि कोई चीज पॉजिटिव फील करा रही है वो एक्स हो गया, नेगेटिव फील करा रही है वाई हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा? काम हो रहा है तो एक पॉजिटिव है, काम नहीं हो रहा तो नेगेटिव है। उसके बाद वो बोलता है ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर में ऊपर पॉजिटिव आता है, इतना ध्यान रखो। ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा। और ओड्स अगेंस्ट में ऊपर नेगेटिव आता है, ऊपर नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये होता है। इस बात को समझिए आप। इसके अलावा एक बात और देखो आप, ये हो गया एक तो हमारा। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ, एक तो ये बात होगी हमारी, है ना। और इसके अलावा देखो आप, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि अब आपसे देख एक बात मैं बता दूं, ओट्स इन फेवर हो या ओट्स अगेंस्ट हो, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले क्या प्रोबेबिलिटी है काम के होने की, वर्क डन की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी कि काम हो ही जाएगा, या फिर वो अगर कहे क्या प्रोबेबिलिटी है काम नहीं होगा, नोट वर्क। दो तरह की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ सकता है भाई। एक तो प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि काम हो ही जाएगा, एक पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी काम नहीं होगा। अगर वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, सबसे पहली बात तो आप देखिएगा, प्रोबेबिलिटी काम होने की हो या ना होने की हो, प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में टोटल केस आता है। यानी कि जो एक्स हमारा पॉजिटिव था, वाई हमारा नेगेटिव था, वो दोनों ही नीचे आएंगे, एक्स प्लस वाई। काम हो रहा हो या काम ना हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे उनका सम आता है, टोटल आता है। अब देखिए आप, अगर वो कह रहा है कि काम हो रहा है, तो काम होने का मतलब कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा। और अगर वो कह रहा है काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है तो ऊपर वाई आ जाएगा। इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट किसका? ओड्स इन फेवर का और ओड्स अगेंस्ट का। ठीक है भैया, ये कंसेप्ट किसका है? ओड्स इन फेवर का, और किसका है? ओड्स अगेंस्ट का। बस आपने कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान रखनी है, फेवर में ऊपर पॉजिटिव आता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और अगेंस्ट में ऊपर नेगेटिव आता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फेवर में ऊपर पॉजिटिव, अगेंस्ट में ऊपर नेगेटिव। वर्क अगर हो रहा है तो ऊपर पॉजिटिव, वर्क अगर नहीं हो रहा है ऊपर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या आता है? प्रोबेबिलिटी में नीचे एक्स और वाई दोनों का सम आता है। इसको लिख लो आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में नीचे एक्स और वाई दोनों का क्या आता है भैया? सम आता है। ठीक है, करें इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, देखो। इसके ऊपर एक बहुत नो सर। अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देता हूँ। लिखिए, वो क्वेश्चन आर एस अग्रवाल बुक का ही है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन है भैया, दैट इज आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो, उसमें आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये है उसमें कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ठीक है, एक हस्बैंड है, क्या लिख दिया, हस्बैंड है और वाइफ है। अब जो हस्बैंड है उसके, कह रहे हैं कि वो 25 साल और जिएगा। जो हस्बैंड है आज जितना भी है, वो 25 साल जिएगा। इसके 25 साल जीने के ओड्स इन फेवर दे दिए हमें, उसके 25 साल जीने के ओड्स इन फेवर दे दिए, मान लो 3:4। ठीक है, और जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ भी अगले 25 साल जिएगी।
हस्बैंड भी 25 साल जिएगा, वाइफ भी 25 साल जिएगी। उसकी वाइफ के ओट्स अगेंस्ट दे दिए मान लो। हस्बैंड के तो ओट्स इन फेवर दिए हैं, उसकी वाइफ के ओट्स अगेंस्ट दिए हैं 7:5। ठीक है। दोनों के कुछ ओट्स, इन दोनों के 25 साल जीने के, हस्बैंड के तो फेवर के ओट्स दिए हैं और वाइफ के अगेंस्ट के ओट्स दिए। अब आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर 25 ईयर, आफ्टर 25 ईयर, कि 25 साल के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से कम एक जिंदा होगा। जीने के ओट्स दे दिया आपको। अब प्रोबेबिलिटी इस चीज की पूछिए कि 25 साल बाद इन दोनों में से एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, इन दोनों में से कम एक जिंदा होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। ठीक है, इसको देखो, आप सोचो जरा क्या हो सकता है। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, देखिए आप। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ओड्स भी आ गए हैं और थोड़ा वैसा है। बताइए। देखो पहले तो आप एक काम करो, हस्बैंड और वाइफ दोनों के जीने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि वो दोनों 25 साल जिएंगे। उसके जीने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप। अभी जो नंबर लिखे हुए हैं वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो ओड्स हैं। ओड्स से आप उनकी पहली बात तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, और प्रोबेबिलिटी निकालकर फिर आप देखिए कि पूछना क्या चाह रहा है। फिर वो पूछना चाह रहा है कि इनमें से कम एक जिएगा। कम से कम एक जीने का मतलब होता है या तो दोनों भी जी सकते हैं, मतलब कम से कम एक का मतलब एक भी जी सकता है दोनों में से, या फिर दोनों के दोनों भी जी सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर इसका आपको लग रहा है कि आना चाहिए। बोलो भैया क्या लग रहा है आपको। क्या लग रहा है आपको कि क्या आना चाहिए, बताइए। सर 2/3। 2/3। देखो आंसर तो इसको मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर करा जरूर देता हूँ। देखो इसमें आप एक बात समझिए भैया कि, देखो मैं आपको आंसर कराता हूँ। इसमें आप एक काम करेंगे, जैसे कि सबसे पहली बात तो ना, जो हस्बैंड है उसके ओड्स इन फेवर दे रखे ना। देखो मुझे एक बात बताओ, 3:4 का मतलब आप 3/4 लिख सकते हो, इतना तो आपको मालूम है। फेवर में मैंने आपको बताया ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, तो 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, 4 यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है। उसकी वाइफ के अगर मैं ओट्स अगेंस्ट देखूं तो 7/5 है, और आपको पता है अगेंस्ट में ऊपर नेगेटिव होता है और नीचे पॉजिटिव होता है, इतना तो आपको पता है। फेवर में ऊपर पॉजिटिव, अगेंस्ट में ऊपर नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि उसके जो ओट्स इन फेवर, इसके हस्बैंड की अगर हम जीने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, हस्बैंड की अगर हम जीने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी में अपोन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सम आता है। तो अगर मैं हस्बैंड को देखता हूं तो यहाँ 3 और 4, नीचे तो आएगा 7, नीचे तो क्या आएगा बताइएगा, 7 आएगा। और ऊपर क्या आएगा, हमें देखो जीने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जीने का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब 3 और 4 में पॉजिटिव क्या है मुझे बता दो आप। 3 और 4 में पॉजिटिव 3 है, तो 3/7। तो हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी आ गई है 3/7। इतना ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ही मुझे बताओ वाइफ के जीने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो वाइफ में भी प्रोबेबिलिटी में अपोन में तो दोनों का सम आएगा, उस 5 और 12 का सम 5 और 7 का और 5 का सम आएगा 12। और ऊपर आएगा उसमें जीने की प्रोबेबिलिटी में, मतलब पॉजिटिव चीज, मतलब हस्बैंड जिएगा, वाइफ जिएगी, तो पॉजिटिव ऊपर आएगा। कोई काम जब होता है तो पॉजिटिव आता है। अगर वो बोलता है कि हस्बैंड नहीं जिएगा, वाइफ नहीं जिएगी, तो ऊपर नेगेटिव आता। नहीं जिएंगे तो ऊपर नेगेटिव आता, जिएंगे तो ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो हस
हस्बैंड का भी पॉजिटिव नंबर 3 ऊपर लिख दिया, वाइफ का पॉजिटिव नंबर 5 है वो ऊपर लिख दिया। तो ये हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी आ गई है, वाइफ के जीने की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट इन दोनों को देखकर आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, पहली बात तो। उसके बाद अब इसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 25 साल बाद इन दोनों में से कौन जिएगा, मुझे बताओ। इसने बोला कम से कम एक जिएगा। तो कम से कम एक जिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि भैया एक भी जी सकता है इन दोनों में से, प्लस दोनों भी जी सकते हैं। एक भी जी सकता है और एक से ज्यादा भी, एटलीस्ट वन का मतलब वन भी जी सकता है और वन से ज्यादा भी। अब देखो, अब अगर मैं इसको सोल्व कराऊं, एक जिएगा इन दोनों में से, तो मुझे बताओ अगर एक ही जिएगा तो वो कौन एक होगा। तो यहाँ दो केस बनेंगे, हो सकता है हस्बैंड जिए पर वाइफ ना जी पाए, तो एच लिखोगे तो डब्ल्यू का बार लिखोगे, या फिर डब्ल्यू लिखोगे कि वाइफ जिएगी तो हस्बैंड नहीं जिएगा, तभी तो एक जिएगा ना, एक तो जिएगा एक मरेगा। तो ये होगा, तो एक का ये दो केस बनेगा। फिर प्लस, फिर आप लिखोगे कि दोनों जिएंगे, दोनों जीने का मतलब है एच भी जिएगा डब्ल्यू भी जिएगी। तो ये इसका आंसर है और वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है। एच अगर 3/7 है तो मुझे बता दो एच का बार क्या होगा, इसको वन में से घटाओगे तो 4/7 आ जाएगा। डब्ल्यू अगर 5/12 है तो डब्ल्यू का बार क्या हो जाएगा भैया, 7/12। डब्ल्यू अगर 5/12 है तो डब्ल्यू का बार क्या हो जाएगा भैया, 7/12। ठीक है। अब यहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका स्मार्ट आंसर ये नहीं है। स्मार्ट आंसर इसका क्या है, आप मुझे बताओ इसके अलावा केस बच कौन सा गया। उसने बोला कि देखो वैसे भी दो ही लोग हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ है, तो हो सकता है उन दोनों में से एक जिए, हो सकता है दोनों जिए, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कोई ना जिए, हो सकता है दोनों ना जिए। इन दोनों केस के अलावा जीरो वाला केस बच गया। जीरो वाले केस का मतलब हो गया ना तो हस्बैंड जी रहा और ना ही वाइफ जी रही है। तो आपको अगर आंसर निकालना है, या तो आप इन तीनों केस को जोड़ दो, या फिर आप जो केस बच गया जीरो वाला, एच का बार डब्ल्यू का बार, इसको निकालकर वन में से माइनस कर देंगे, ये भी बड़े काम की बात है। तो मुझे बताइए, तो मैं नीचे वाले को सोल्व करूंगा, नीचे वाला सोल्व करना ज़्यादा आसान है। तो वन माइनस में एच का बार लिखता हूँ, एच का बार आप देखिए कहाँ पर, एच का बार 4/7 है, और डब्ल्यू का बार 7/12 है। तो 7 से 7 कटेगा, 1 - 4/12, 4/12 का मतलब कितना होता है भैया, 1/3। तो इसका आंसर है 2/3, ये इसका आंसर। ठीक है भैया। और अगर आप इन तीनों के इसको जोड़ोगे ना, इसको इसको इसको, तब भी आंसर कितना आएगा, 2/3। तो इस बात को आप समझिएगा, आंसर क्या आता है, 2/3 आएगा। तो 2/3 किसी ने किया भी था मुझे लग रहा है ना, किसने बताया था बताओ 2/3, सचिन ने बताया था, किसने बताया था, विशाल ने बताया सर था। मैंने। विशाल ने बताया था, ओके। हाँ सर। गुड गुड। तो ये है वो बात कि आप से अगर पूछेगा तो ऐसे आप कर लेंगे। अच्छा एक बात मुझे आप वैसे ही बता दो, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है। पेपर में है ना, एनडीए में हर बार ये चीज जरूर आती है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब आप बताओगे मुझे क्या होता है। एटलीस्ट वन का मतलब वन तो होता ही है, वन से ज्यादा भी होता है। वन से ज्यादा मतलब दो, तीन, चार, जितने भी उस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो जब हम वन से आगे जाते हैं तो आप मुझे बताना जरा, वन से आगे जाने पर वन से आगे के नंबर तो सभी आ ही जाते हैं, बच क्या जाता है मुझे बताओ, बच जाता है जीरो। तो एटलीस्ट वन का मतलब तो होता है वन और उससे आगे वाली चीजें, लेकिन उन सभी में बच जाता है जीरो। तो एटलीस्ट वन का ये मतलब होता है कि आप वन में से जीरो वाले केस को माइनस कर दो, ये स्मार्ट तरीका है सोल्व करने का। वन में से आप जीरो वाले को माइनस कर दो। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन का मतलब ही क्या है, कोई नहीं काम कर रहा, नन का मतलब जीरो है। तो आप इस बात को बॉक्स में बनाकर जरूर लिखें कि एनडीए में बार बार पेपर में आता है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ये होता है। इस चीज को अगर आप लिख लें तो दो क्वेश्चन तो क्या पता इसी पर पेपर में आ जाए। एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन माइनस नन, वन माइनस नन, नन का मतलब जीरो वाला केस। और हमने वन में से जीरो वाला केस क्यों घटा दिया, क्योंकि एटलीस्ट वन में वो वन से आगे वाले सभी को पूछ रहा था। इतने सब निकालने से फायदा ये है कि आप जो जीरो वाला केस है उसको निकाल लो और उसको वन में से आप माइनस कर दो। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है। तो इसको लिख लीजिए भैया, ठीक है। तो इट इज, ये था आपका ओड्स इन फेवर भी हो गया इस क्वेश्चन में, और ये था। ठीक है, चलो बस इतना ही करेंगे आज, मतलब और कंडीशनल भी मैं कराता हूँ, लेकिन पहले डाउट ले लेता हूँ आपके, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो
कुछ डाउट ले लेते हैं आपके, और होमवर्क क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो दो टॉपिक हो गए हमारे, ओट्स इन फेवर हो गया, ओट्स अगेंस्ट हो गया, और क्या बोलते हैं कंडीशन, ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला दो क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। ये सब पेपर में आता है, ठीक है। और इन्हीं में आप देखो ना, पी वाई क्यू बार बार रिपीट करते हैं, पी वाई क्यू ही बार बार रिपीट आपके करते हैं, इस बात को भी समझिए, ठीक है। आपको मैं, है ना, देखो जल्दी ही आप सभी बच्चों को, जो चार बच्चे आप हैं, आपको मैं ना वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ चैप्टर्स की वीडियो दे रहा हूँ, आप वो भी देखते रहो। लाइव क्लास तो चल ही रही है, पर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरे पास ज़्यादा टाइम है, मुझे सिलेबस जल्दी करना है, तो मैं आपको आज या कल, एक दो दिन लगेगा, तो मैं आपको 100 वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है। हर चैप्टर की जितनी भी वीडियोस मेरे पास हो, सब मैं आपको दे दूंगा। इन वीडियोस को आप देखते रहो। जैसे कि मान लो अभी जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास तो चलती रहेगी, इसके यस अलावा भी सर। आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। जैसे कि लाइव क्लास में मुझे बताओ क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी। अब आपको लग रहा है कि सर टाइम कम है, हमें सिलेबस जल्दी करना है, तो आप एक काम करो, जैसे कुछ चैप्टर, जैसे मान लो 3D है, 3D है, कोई भी चैप्टर है, 3D ज्योमेट्री है, इसकी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप ये वीडियो में कर लो और ये लाइव कर लो। अब इसका मतलब 3D लाइव भी होगा, 3D ज्योमेट्री लाइव भी मैं कराऊंगा। लेकिन जब अगर आपने मान लो पहले से वीडियो देख रखी है, कंटेंट तो सेम ही होता है, अब कुछ नया तो नहीं आता हर साल, वही पुरानी बातें। तो अगर आपने मान लो 3D की मान लो 6 वीडियो हैं, और ये जब 6 वीडियो आपने पहले ही देख ली, और जब मैं 3D करा रहा हूँ, तो आप उस टाइम पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी समझने में, बड़ा जल्दी समझ में आएगा, और आप इस समय 3D के मेरे से डाउट ले सकते हैं, है ना। 3D के, जैसे मैं 3D करा रहा हूँ बेसिक, 3D में मान लो मैंने आपको ना बेसिक बेसिक बता दिया, और आपका बेसिक पहले ही वीडियो के थ्रू हो चुका है, तो आप उसके मेरे से आप है ना उस बेसिक क्लास में डाउट ले सकते हो, ठीक है, आप सिलेबस थोड़ा जल्दी कर सकते हो। तो ये सारी वीडियो मेरे को आप याद दिलाना, मैं 2 दिन के अंदर आपको देता हूँ। तो लाइव क्लास तो चल ही रही है, और एक्स्ट्रा क्लास भी आप इसमें वीडियो देखते रहना, उस वीडियो के फिर डाउट आप मेरे से ले लेना। इससे क्या आपका सिलेबस 2 महीने में ही हो जाएगा पूरा, मतलब जल्दी पूरा होगा थोड़ा, ठीक है। चलो भैया, जो डाउट आपके हैं, एक तो जो उत्कर्ष ने डाउट भेजे हैं ये बता दूं मैं, ये तो कल वाला होमवर्क बता बोला पहले तो, HW क्या होमवर्क था बताना जरा। 2 बैग थे सर हमारे दो पास। बॉल। हाँ, बोलो बैग ए में क्या क्या था, बताइए आप, बोलो, बोलो भैया, बैग ए में कितनी कितनी बॉल थी बताना जरा। 4 रेड बॉल और 6 ग्रीन बॉल। 4 रेड 6 ग्रीन और बैग 2 में 4 ग्रीन और 6 रेड। है, और सेम ही तो होगा, 6 रेड और 4 ग्रीन ऐसे होगा, देखना ये था। इसमें चार हाँ रेड 6 ग्रीन, उसमें 6 रेड 4 ग्रीन, उल्टा दिया था ना, हाँ। देखो। और फिर मैंने क्या कहा था कि इस बैग में से 2 बॉल निकालनी है और इस बैग में डालनी है, और इस बैग से फिर जो तीसरी बॉल निकलेगी वो रेड निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो देखो मैंने आपको कहा था कि जो पहला बैग है, पहले बैग से आपने 2 बॉल निकालनी है, पहले बैग से आपने 2 बॉल निकालनी है, वो 2 बॉल कैसी कैसी हो सकती हैं। तो आप कहेंगे जो 2 बॉल यहाँ से निकलेंगी, हो सकता है कि दोनों रेड हो, पहला केस तो ये होगा। हो सकता है दोनों ग्रीन हो, दोनों रेड हो सकती हैं, दोनों ग्रीन हो सकती हैं, या एक रेड और एक ग्रीन हो सकती है, एक रेड और एक ग्रीन, ये 3 केस हो सकते हैं। अब अगर दोनों रेड हैं, तो दोनों रेड का प्रोबेबिलिटी पहले मैं निकालता हूँ। देखो दोनों रेड का मतलब क्या हुआ, और देखो दोनों रेड का मतलब कि इस बैग में से रेड बॉल निकालनी दोनों, ठीक है। अब मुझे बताओ इस बैग में रेड बॉल कितनी है, 4, तो आप उन 4 में से 2 बॉल निकाल लोगे, और टोटल इस बैग में 10 बॉल हैं, तो 10 में से भी 2 बॉल निकाल लोगे, ये है पहला केस। 4 में से भी 2, 10 में से भी 2, ठीक है। आप मुझे बताओ C2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम 2 बॉल हमें निकालनी है ना, निकालने, तो सी के नीचे 2 आ गया, 4 आया है रेड के लिए, 10 आया टोटल के लिए, ठीक है। अब बोथ ग्रीन का मतलब ग्रीन 6 बॉल है, तो इसमें आएगा 6C2, और अपोन में आएगा 10C2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा हो, कल मैंने कराया था। एक रेड एक ग्रीन में इस 4 में से भी एक निकालनी है, 6 में से भी एक निकालनी है, तो आप निकालेंगे 4C1, 6C1, और नीचे लिखेंगे 10C2, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं, है ना। तो अब इसके बाद तीसरा केस देखो, अभी दो दो केस बन गए, 2 बॉल निकल गई तीनों में, तीसरी बॉल निकालनी, लेकिन तीसरी बॉल फिक्स है, तीसरी बॉल कैसी होगी बताइएगा, रेड होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर पहले केस में 2 रेड बॉल निकली हैं, रेड बॉल यहां से वहां चली गई है,
रेड बॉल यहाँ से वहां चली गई है। तो अब वहां रेड बॉल कितनी हो गई मुझे बताओ, वहां पहले 6 थी, दो और आ गई है। 6 और 2 कितना हो गया भैया, 8। तो 8 हो गया। और डिवाइड बाय टोटल बॉल कितनी है मुझे बताओ। टोटल यहाँ पर 6 और 4 10 है, दो और आई है 12 होगी, तो आएगा 8/12। अगले केस में बताओ, अगर मैं बोथ ग्रीन, अगर मैं यहाँ से दो ग्रीन बॉल उधर भेज दूं तो उधर, लेकिन निकालनी अब हमें रेड ही है। जब ग्रीन बॉल उधर जाएगी तो रेड का नंबर तो चेंज नहीं होगा, रेड का नंबर तो 6 ही रहेगा, तो 6 हो गया। अपोन में टोटल कितना है, टोटल जरूर 12 हो जाएगा, तो 6/12। और मुझे बताइए, एक रेड एक ग्रीन अगर उधर जाएगी, एक रेड एक ग्रीन जाएगी, तो रेड का नंबर 6 की जगह 7 हो जाएगा, तो 7/12। ये आप, और इन तीनों केस को अगर आप जोड़ दें तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बोलो भैया क्या आंसर आ रहा है। एक तो आ रहा है 10, एलसीएम अगर आप देखोगे ना, सब में 10C2 × 12 आ रहा है। सब में एलसीएम आ रहा है 10C2 × 12। इसके बाद आप देखिएगा, आप इन सबको जोड़ दो। जैसे पहला केस है 4C2 × 8 प्लस, अगला केस है 6C2 × 6 प्लस 4C1 6C1 × 7, ये केस है। बोलो भैया कितना आ रहा है। देखो 4C2 आप कर सकते हैं, 6 होता है। 48। हाँ ये 48 हो जाएगा। बोलो भैया 6C2 15 होता है, 15 और 6 90 हो जाएगा। 4C1 4 होता है, 6 होता है 24, 24 × 7 कितना होता है मुझे बता दो। चौबीस वन गुना सिक्स सात का मतलब 7 4 28 2, और 7 2 14, तो 168 होता है। अपॉन में 10C2 45 होता है, 45 का 2 से गुना करेंगे तो 450, और 540, 540 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक तरह से। आप देखेंगे इनको जोड़ेंगे ना, अब 8 0 और 8 16, और एक बचेगा 7। 7 और कितना आ रहा है ये, 13 20 आ रहा है, और दो आएगा, दो और एक 3 आ रहा है, 306/300, 540। 306/540 आ रहे हैं। बस इनको जोड़ के देखना, सही जोड़ा हमने, 306/540। एक बार जोड़ के देख भी लो कितना आ रहा है। 48 में इसको जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 138। 138 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 148, 158। नहीं, यह सर ऊपर का जोड़ सही है। ठीक आ रहा है ऊपर का जोड़। ऑल राइट, ये यही आ रहा है फिर। इसको 9 पे काट दो। अच्छा मुझे बताना जरा, थोड़ी सी मैं आपको पूछ लूँ, जैसे 306 है और अपोन में 540 है। आप इसको थोड़ा हमें कट करना है, आप मुझे बताना किस पर कट करोगे इसको। बताओ किस पर कट करोगे। इसको छोटा बनाना है ना आपको, आंसर कैसे छोटा बनेगा इसको। तो देखो आपको मैं बता दूं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला किस पर कट हो रहा है बता सकते हैं आप। 3 पर। 3 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है, और सबसे मेन बात है 9 पर हो रहा है। देखो आपको मैं बता दूं, ये वाला भी 9 से भाग हो रहा है और ये वाला भी 9 से भाग हो रहा है। अच्छा कोई नंबर 9 से भाग कब होता है मुझे बताओ। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होगा। चलो आप मुझे बताओ, कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है। 3 से, सर जब उसका सम 3 3 से से डिवाइड डिवाइड। हो, और यही 9 पे अप्लाई होता है। अगर कोई नंबर का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, सम उनका, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। आप देखो ऊपर 306 है, आप 3 का 0 का 6 का सम करो, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 9 से डिवाइड होगा, तो ये 306 भी 9 से डिवाइड होगा। सिमिलरली नीचे बोलो कि नीचे कितना है, 5 4 0, कितना है 5 4 0 को जोड़ना, 5 को 4 को 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो ये भी, ये मतलब ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 से डिवाइड होने का शॉर्टकट है कि वो नंबर का सम 9 से डिवाइड होता है। तो आप ऊपर भी 9 से डिवाइड करो, 34 आ जाएगा। नीचे भी 9 से डिवाइड करो, 60 आ जाएगा। अब इसको दो पे काट दो आप, 17/30 आ जाएगा। 17/30, ये इसका आंसर है कल वाले होमवर्क का, देख लो आप। ठीक है भैया, ये आपके कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। हम्म, चलें आगे। कर लोगे, कल वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपके डाउट में लेता हूँ। जैसे उत्कर्ष ने ना 3 4 डाउट भेजे हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे एक जो पीडीएफ आपके पास है, उस पीडीएफ से डाउट है। उस पीडीएफ का क्वेश्चन है, इसने जो लिखा 35 लिखा है। 35 क्वेश्चन देखो, 35 में लिखा है कि एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी।
35 में एक वर्ड लिखा है, और वर्ड आपका जाना पहचाना क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक वर्ड है। अब इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी वर्ड का एक सिंगल लेटर सेलेक्ट कर लिया आपने, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वोवल है। प्रोबेबिलिटी वर्ड जितने भी लेटर हैं यहाँ पर, इनसे एक लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, और आपने बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लेटर होगा वो वोवल होगा। आपने क्या बताना है कि जो लेटर होगा वो कैसा होगा भैया, वोवल। तो बड़ा आसान है। आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी में टोटल लेटर कितने हैं, मुझे बता दो आप। टोटल लेटर कितने आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। 12। टोटल लेटर आप देखो, 12 आ रहे हैं, चार और ये 11 आ रहे हैं। टोटल लेटर 11 आ रहे हैं, तो नीचे तो टोटल 11 आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि वो वोवल होना चाहिए। वोवल कितने हैं इस प्रोबेबिलिटी में, देखना जरा आप। ओ है, ए है, आई है, आई है। कितने वोवल है बताइएगा, 4। तो ऊपर 4 आ जाएगा बस। प्रोबेबिलिटी में इसने पूछा कि वोवल होना चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी में कितने वोवल है मुझे बता दो। प्रोबेबिलिटी में 4 ही वोवल है, तो ऊपर तो 4 आ जाएगा। टोटल लेटर कितने हैं मुझे बता दो, 11, तो नीचे 11 आ जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि इफ एक्स। सर जो लेटर रिपीट करा उसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, रिपीट से कोई मतलब नहीं है, और है ना, रिपीट का कुछ नहीं। देखो जैसे मान लो ऊपर 4 वोवल 4 है ना, ओ है, ए है, आई है, आई है। तो उन 4 में से एक लेना आपने। तो ऐसे लिखना आपने 4C1 और 11C1, तो इतना ही होगा वो। रिपीट से कोई मतलब नहीं फिलहाल, क्योंकि हमें सिर्फ है ना क्या करना है, सिलेक्शन करना है उनका। 4 में से एक लेना है। जब सिलेक्शन करते हैं ना तब रिपीट से मतलब नहीं होता, लेकिन जब हम अरेंजमेंट करते हैं तब हमें उससे मतलब होता है। सिलेक्शन के समय कोई मतलब हमें नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को। सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं होता। चलिए। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो आपने पूछा, इसमें लिखा है कि एक्स डिनोट कर रहा है सम ऑफ नंबर्स obtain when two fair dice are roll। ये क्वेश्चन पता है किसका, टेबल का क्वेश्चन है यार। एक्स डिनोट कर रहा है सम ऑफ नंबर ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल। दो फेयर डाइस को रोल करेंगे तो वो उनका सम आ जाएगा। ठीक है, आपने वेरिएंस बताना है इसका। और NPQ नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 अभी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 20 क्वेश्चन है ना, ये टेबल वाला क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। टेबल का मैं आपको मतलब बता दूं, जैसे कि ना इसमें एक टेबल बनेगी कैसे, देखो। इसमें आप मुझे बताओ, इसने कहा है कि दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं ना, तो दो डाइस को जब थ्रो कर रहे हैं, एक्स तो क्या है कि उनका सम है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, उनका सम। तो मुझे बताओ, दो डाइस मैंने आपको कराई है ना, दो डाइस को जब थ्रो करते हो तो सम कितना आता है। सम आता है 2, 3, 4, 5, 6। एक मैंने दो डाइस में सम की टेबल आपको बनवाई होगी 2 से 12 तक। ठीक है। फिर इसी इन्हीं की आपने लिखनी है प्रोबेबिलिटी। जैसे 2 सम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 की क्या होगी। तो ये टेबल वाले क्वेश्चन है ना, अपने सिलेबस में नहीं है। देखो थोड़ा मैं वैसे बता रहा हूँ। जैसे 2 सम के मुझे बताओ कितने केस बनते थे, आपको अगर ध्यान हो, जब दो डाइस फेंकते हैं तो 2 से लेकर 12 तक वो होता है। तो 2 सम के कितने केस बनता है, एक ही केस बनता है। और प्रोबेबिलिटी के लिए अपॉन 36 लिख देंगे। 3 के 2 केस बनते थे, 2/36, इसके 3/36, ऐसे करते करते टेबल बनेगी। फिर इस टेबल का आप मीन भी निकाल सकते हो। इस टेबल का आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड। पर ये अपने सिलेबस में नहीं है ना, तो इसको रहने दो आप। टेबल वाला क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको रहने दो। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, वो भी टेबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 भी टेबल का है, और जो 18 है उसमें भी ऐसी ही टेबल बनेगी। तो ये दो क्वेश्चन आप रहने दो, ये टेबल वाले हैं। टेबल वाला एनडीए में आज तक देखो कभी 20-25 साल में नहीं आया है, और आगे भी चांस है कि नहीं आएगा। ठीक है। टेबल वाला क्वेश्चन एनडीए में आया ही नहीं है पिछले 25-30 साल से। तो इसको रहने देते हैं, नहीं करते हैं, जब आया ही नहीं आज तक तो अभी यस भी नहीं सर। आएगा। कोई इसमें चेंज सिलेबस में तो हुआ नहीं है एनडीए में, तो इसको रहने देते। 18 भी टेबल का है। उसमें भी देखो 18 में भी वही है कि डाइस फेंकेगा तो उसको वो मिलेगा, रुपए मिलेंगे। उसमें भी आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होता है ना, मैं वैसे बता दूं आपको। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है उसका मीन निकालना है।
टेबल बनाकर उसका क्या निकालना, मीन। तो ये मीन वेरिएंस ये सब आपने नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपने और पूछा है 19, इसको पढ़ो आप एक बारी। 19 में क्या पूछा है कि देखो, 19 में कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में मुझे बताना जरा कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे, 20। और 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। 20 के 20 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले। अब कह रहा है कि सपोज ए स्टूडेंट टॉसेस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बच्चा आंसर देने के लिए एक सिक्का उछालता है। कह रहा है कि अगर सिक्के पर हेड आ गया, कॉइन पर अगर हेड आ गया तो उसने ट्रू आंसर लगा दिया, है ना। और अगर टेल आ गया तो टेल आने पर उसने फॉल्स आंसर लगा दिया। अभी कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कम से कम एटलीस्ट 12 क्वेश्चन, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन सही जवाब देगा वो। एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट बताएगा, तुक्का मार के। देखो, पहली बात तो ये कि जो ये बच्चा है ये तुक्का मार रहा है, आप समझ रहे हैं। जो बच्चा है, इस बच्चे को 20 क्वेश्चन दिए हमने सोल्व करने को, और 20 के 20 क्वेश्चन कैसे बताना, जरा ट्रू या फॉल्स है। अब इस बच्चे ने क्या जुगाड़ लगाया कि मैं एक सिक्का उछालता हूँ, मतलब ऐसे ही तुक्का मार रहा है बच्चा। सिक्का अगर उछालेगा, उस पर अगर हेड आ गया तो कह रहा है कि मैं ट्रू आंसर दे दूंगा, और अगर टेल आ गया तो मैं क्या आंसर दे दूंगा, फॉल्स आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका कम से कम 20 में से 12 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। कम से कम 20 में से 12 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बोलो भैया। तो देखो, इसमें ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो आप एक बात मुझे बताइएगा, इसमें ना टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आप कहेंगे टोटल क्वेश्चन तो इसमें 20 है। टोटल क्वेश्चन 20 है। कितनी सक्सेस चाहिए मुझे बताओ अच्छा, सक्सेस चाहिए है, आप देखें कम से कम 12। कम से कम 12 का मतलब समझ गए आप, 12 क्वेश्चन तो ठीक करने ही है, उससे ज्यादा भी करने। 12, 13, 14, 15, 16, 12 से लेकर कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, ठीक है। इतने सारे केस आपने बताने हैं। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ना पी और क्यू मुझे बताओ क्या होगा। पी और क्यू क्या होगा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सक्सेस कब मिलेगी, जब वो करेक्ट आंसर देगा। अच्छा मुझे बताओ, वो करेक्ट आंसर देगा या गलत आंसर देगा, ये कैसे पता चल रहा है। क्या उसका आंसर सही है या गलत है, तो वो तो क्या तुक्का मार रहा है सिर्फ, है ना। तो तुक्का मारने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगी, मुझे बताना जरा। अगर ट्रू या फॉल्स के ऊपर आप गैस करो, तुक्का मारो, तो बताओ ठीक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कितने चांस होते हैं। जैसे मान लो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आपको ट्रू बोलना है या आपको फॉल्स बोलना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ठीक हो जाएगा, तुक्का जो बच्चा मारता है, बताओ। 1/2। हाँ, 1/2, हाफ हाफ चांस होता है। और ऐसे भी जैसे मान लो आपको ना यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अभी तो दो ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। हो सकता है आपको बोल दे कि एमसीक्यू है 4 ऑप्शन वाला, जो एनडीए में होता है। एनडीए में आप देखो, अगर आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं और आप तुक्का मारोगे, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एनडीए में होती है 25%, यानी 1/4। 1/4 का मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर आप कहेंगे कि ऑप्शन उसके सामने दो हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, और उन दो में से एक ठीक है, तो पी हमारा 1/2 है और क्यू भी हमारा 1/2 ही होगा। तो अब इसको आपने करना है, ठीक है। और बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। अब देखो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला वही बाइनोमियल का क्या लिखवाया था, एनसीआर, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब इसमें यस ना सर। देखो ये तो चेंज होगा। आप देखो एक बात मुझे बताओ, एनसीआर तो ठीक है, पी बताओ, पी कितना है हमारा 1/2। 1/2 की पावर हो जाएगी आर, और क्यू हमारा, क्यू भी 1/2 है, उसकी पावर हो जाएगी n-r। तो ये एक तरह से एनसीआर होगा। और देखो यहाँ भी पी भी 1/2 है, क्यू भी 1/2 है। जब बेस सेम होता है तो पावर को आप जोड़ देते हो, इस आर में इस n-r को जोड़ोगे ना तो ये n आ जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा एनसीआर और 1/2 की पावर एन। अब इस आंसर में आप आर की अलग अलग वैल्यू डालोगे और उनको जोड़ दोगे। जैसे पहले बार आप आर को 12 लोगे, तो आप लिखोगे एन सी 12, एन कितना था, एन 20 था, तो आप लिखोगे 20C 12 और 1/2 की पावर 20, ये होगा। प्लस इसके बाद क्या लिखोगे आप, फिर 13 लिखोगे, 20C 13, 1/2 की पावर 20, और ये करते जाओगे आप।
लास्ट में लिखोगे 20c20 और 1/2 की पावर 20। अब इसमें आप एक बात देखोगे कि जो 1/2 की पावर 20 है वो सब में सेम आ रहा है। 1/2 की पावर 20 सब में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 20c12, 20c13 और चलते चलते 20c20। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब देखिए वो चीज़ उन दोनों में कॉमन आ रही है और उसको कॉमन आने के बाद ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। इसके अलावा विशाल ने भी डाउट भेजे हैं और ये भी अच्छे क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। हम्म, तो चलो फिर आज एक काम लॉक। करते हैं, आपके डाउट ही लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं कल कराता हूँ, आज नहीं कराता। आज आपको मैं डाउट ले लेता हूँ, 3 डाउट और हैं, 2 और हैं, 5 डाउट अभी और भी हैं। ठीक है भैया, उत्कर्ष हो गए आपके डाउट। यस अगला सर। देखिएगा, अगला जो डाउट है ये विशाल ने भेजे हैं। विशाल ये किससे भेजे आपने, इसी पीडीएफ से भेजे हैं क्या जो ये मैंने दी आपको? सर क्वेश्चन नंबर 15 देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक बाइस्ड कॉइन है जिसकी प्रोबेबिलिटी है पी, जिसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है। उसको टॉस कर दिया until a head appear for the first time. If the probability that the number of tosses required is even is 2/5, then p is equal to। देखो क्या क्वेश्चन है भैया ये। देखो इसमें बोलता है कि एक बाइस्ड कॉइन है। सुनिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि एक बाइस्ड कॉइन है। पहली बात तो मुझे बताओ बाइस्ड कॉइन का मतलब क्या बना, कि उस कॉइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ए बाइस्ड कॉइन विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हेड्स इज टोस्ट, मतलब इस बाइस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो मुझे बताना जरा टेल आने की क्या होगी। टेल आने की 1 - p होगी, क्योंकि हेड और टेल एक साथ आते हैं। मतलब हेड आने की पी है, तो हेड ना आने की, मतलब हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल की हो जाएगी 1 - p। और ये कह रहा है कि इस कॉइन को हमने फेंका बार बार, कब तक फेंका, जब तक हेड ना आ गया फर्स्ट टाइम। मतलब इस कॉइन को हमने तब तक फेंका जब तक हेड आएगा, हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब तक हेड पहली बार नहीं आ जाता है तब तक हमने इस कॉइन को फेंका है। इस कॉइन को फेंकते रहे, कब तक फेंकते रहे, जब तक हेड नहीं आ जाता। अब ये कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टोसिस रिक्वायर्ड इज इवन इज 2/5, देन पी कितना होगा। देखो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इस क्वेश्चन में एक कॉइन है, उसको फेंका जा रहा है। इस क्वेश्चन में एक कॉइन है, उसको फेंका जा रहा है। कॉइन के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कॉइन जो है आपका उसके ऊपर हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। और उसी कॉइन के ऊपर टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p है। ऐसे कॉइन को अगर आप बार बार फेंकते हैं, और कब तक फेंकना है, फेंकना तब तक है जब तक उस कॉइन पर हेड ना आ गया हो। जब तक उस कॉइन पर हेड ना आ जाए तब तक फेंकना है, पहली बार हेड ना आ जाए। अब ये कह रहा है कि हेड आएगा इवन नंबर में। अच्छा मुझे बताओ हेड आएगा किस नंबर पे, कह रहा है इवन नंबर पे। इवन नंबर का मतलब हेड कौन से नंबर पर आ सकता है। हेड आ सकता है या तो दूसरे नंबर पर, जब 2 बार फेंकोगे तब हेड आएगा। या हेड आ सकता है कौन से नंबर पर, फोर्थ नंबर पर। या हेड आ सकता है 6 नंबर पर। या हेड आ सकता है 8, चलता जाएगा ऐसा। इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है। तो आपने पी बताना है क्या होगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, एक सेकंड। देखो इसमें आप एक काम करो, आप मुझे बताओ हेड जो है वो इवन नंबर पे आएगा। इवन का मतलब हेड दूसरे नंबर पर आएगा। आप मुझे बताओ दूसरे नंबर पर हेड आएगा, तो इसका मतलब पहले पर टेल आना चाहिए। तो केस क्या बनेगा, टेल हेड, हेड आना चाहिए दूसरे नंबर पर। प्लस अगले में हेड आएगा फोर्थ नंबर पर। अगर फोर्थ नंबर पर हेड आएगा तो बाकी पहले तो टेल आया होगा, टेल 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 हेड। इसी प्रकार अगले में हेड आएगा 6 नंबर पे। 6 नंबर पर हेड आएगा तो पहले 5 में टेल आएगा, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है। तो आप देखेंगे ना ये क्या बनता जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे TH TT TH TT TT TH, ये क्या बनता जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं इसको। ये जीपी बनता जा रहा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्या बनता जा रहा है, जीपी।
और ये जीपी कितनी टर्म्स का बनता जा रहा है पता भी नहीं है हमें कि हेड कब आएगा, क्योंकि हेड हमें नहीं पता दूसरे नंबर पर आएगा, फोर्थ पर आएगा, सिक्स पर, एट पर, या कितने पर आएगा हमें नहीं पता। तो ये इनफाइनाइट का होता है। तो और मैं आपको बता दूं इनफाइनाइट जीपी का ये है ना सम है। इनफाइनाइट जीपी का सम अगर आपको नहीं पता, मतलब हम करेंगे वैसे जीपी, पर अगर नहीं पता आप लिख लें, उसका सम होता है ए बाय वन माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बताइएगा, ए बाय वन माइनस आर। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी टी एच है, तो टी एच आ जाएगा, अपॉन वन माइनस आर। आप जानते हैं जीपी में आर क्या होता है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कब आती है, जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो आप खुद बताओ, अगर मैं इस सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो टी एच इस टी एच को हटा देगा, टी टी बच जाएगा, तो यहाँ पर आएगा वन माइनस टी टी। बस अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, बोलो टी एच की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू टेल की प्रोबेबिलिटी, तो टेल की प्रोबेबिलिटी है वन माइनस पी इंटू हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, पी, अपॉन में वन माइनस टी टी। टी टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब है वन माइनस पी, और अगले टी का मतलब ये वन माइनस पी। ये प्रोबेबिलिटी आपको 2/5 दे रखी है। अब इसको सोल्व करके आपने पी निकालना है, तो ये थोड़ा ना मुश्किल क्वेश्चन हो गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है भैया। ये प्रोबेबिलिटी में जीपी आ गया है इनफाइनाइट। देखो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। कितना आ रहा है, ये ऊपर ये आ रहा है पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन वन माइनस, अगर ये वन माइनस पी को करेंगे ना तो वन माइनस पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी वन प्लस पी स्क्वायर और माइनस टू पी, और बराबर आ रहा है 2/5 के। तो एक तरह से ये यहाँ जाएगा 5p माइनस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये वन से ये वन चला जाएगा और ये माइनस पी स्क्वायर आएगा, तो माइनस टू पी स्क्वायर, और ये माइनस पी स्क्वायर होगा, टू से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस माइनस टू पी होगा, और ये फोर पी आ जाएगा इधर। ठीक है, ये आएगा। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे ना, उसको इधर ले आओ आप, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू, ये इधर आके p हो जाएगा 3p स्क्वायर, p से p कट जाएगा, और p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। 1/3 आंसर इसका। तो थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन था भैया, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है। पेपर जैसे टफ पेपर आएगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। अगर टफ क्वेश्चन आता है पेपर में तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कि प्रोबेबिलिटी में है ना इनफाइनाइट जीपी आ जाए, तो इसको फटाफट देखिए आप, और डाउट है कहीं तो मुझे बताइए। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लिख लेना आप, क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि सबसे पहले दी होती है, जो कि इसमें टी एच था। आर होता है कॉमन रेशो, जो आप कैसे निकालते हैं ना, कॉमन रेशो निकालते हैं जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देख लो, टी टी बच रहा है और मैंने टी टी लिख दिया। हेड की प्रोबेबिलिटी पी होती है, तो टेल की हो जाएगी वन माइनस पी। हेड की अगर पी है तो टेल की वन माइनस पी हो जाएगी। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो, इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपकी पीडीएफ में 78 है। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, बताइए अगले पेज पे चलें या इसी पेज पे कराऊं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये और ये लिख लेना। इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है ये, प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, इसमें क्वेश्चन है 78 हमारा। 78 क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक फेयर डाइस को हमने फेंक दिया भाई, एक हमने है ना फेयर डाइस को फेंक दिया है, और इसमें कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार वन अकर्स, कि उस डाइस पर पहली बार वन आएगा, और वो भी इवन थ्रो पे आएगा, वन आएगा इवन थ्रो पर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो ये वही क्वेश्चन है जो भी किया हमने, वन आएगा इवन थ्रो पे ना। तो मुझे बताओ इवन थ्रो का मतलब क्या है, कि वन कब आएगा। इवन थ्रो का मतलब है वन दूसरे नंबर पर आएगा, वही क्वेश्चन है सेम, फोर्थ नंबर पर आएगा, सिक्स नंबर पर आएगा, या चलता जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकंड नंबर पर वन आएगा, तो फर्स्ट नंबर पर क्या आया होगा, बताओ बताओ। सर पांचों में से कोई भी आ सकता है ना। सेकंड नंबर पर वन आएगा तो फर्स्ट नंबर पर वन नहीं आएगा। वन के ऊपर बार लगा दिया, वन के ऊपर बार मतलब वन नहीं आएगा, टू आएगा, थ्री फोर फाइव ऐसा। ठीक है, प्लस फिर फोर्थ नंबर पर वन आएगा, फोर्थ पर वन आएगा तो पहले तीन पर वन नहीं आएगा, ऐसा होगा।
फिर ऐसे आप समझ गए, सिक्स भी ऐसे ही केस बना लोगे। अब ये भी इन्फिनिट जीपी है, बोलो इसका सम क्या होगा, बताना जरा। a/1 - r। बोलो भैया फर्स्ट टर्म क्या है। अच्छा मैं आपको बता दूं इसमें ना, पहले इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। बोलो वन के आने की इस वन का मतलब क्या है, वन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस पर, 1/6 होती है। 1/6। और वन के ना आने की 5/6। तो ये तो पहला टर्म बनेगी पूरी हमारी। वन का बार जो है वो 5/6 होगा, 5/6, 5/6, 5/6, और वन होगा 1/6। और ये चलता जाएगा। अब ये देखो, ये हमारी ये फर्स्ट टर्म हो गई है, तो ए हमारा क्या हो गया है, 5/36। और कॉमन रेशियो बता दो वो क्या हो गई है। अगर मैं इस सेकंड को इससे भाग करूं तो 5/6 चला जाएगा और 1/6 चला जाएगा, 25/36। और मुझे बताना जरा इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, a/1 - r। तो ए है इसमें 5/36, और 1 - r, आर है 25/36। तो अब कर लेना इसको, मतलब ये आ जाएगा 5/11, ये आंसर है। ठीक है। ये भी देखो सेम क्वेश्चन था इनफाइनाइट जीपी का, 5/11। तो इनफाइनाइट जीपी के दो क्वेश्चन हो गए, मुझे लग रहा है अब तो आप कर ही आओगे पेपर में इस क्वेश्चन को। ठीक है। हम्म। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप अगला क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज 61 क्वेश्चन। थोड़ा ना ओमेगा का क्वेश्चन है, आपको ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए तो ही आप 61 क्वेश्चन कर सकते हो। 61 क्वेश्चन में कह रहा है कि ओमेगा कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और एक फेयर डाइस को हमने थ्रो किया 3 बार। एक फेयर डाइस को हमने कितनी बार थ्रो किया, बताना जरा। 3 बार थ्रो किया है। अब ये पूछ रहा है कि R1, R2, R3 ये नंबर हैं जो 3 बार में उस डाइस पर आए हैं। मतलब R1 भी डाइस के ऊपर आया हुआ नंबर है पहली बार में, R2 डाइस का नंबर है दूसरी बार में, R3 डाइस का नंबर है तीसरी बार में। इतना तो आप समझ ही गए हैं कि तीनों नंबर क्या होंगे, मुझे बताइए डाइस पर क्या क्या नंबर आते हैं। नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये जो 3 नंबर हैं ये 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। ये बात आप समझते हैं, तीनों नंबर 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। अब आपने बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओमेगा की पावर R1, ओमेगा की पावर R2 और ओमेगा की पावर R3 ये 0 के बराबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। अब देखो ओमेगा के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको कि ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा के बारे में एक बात ये समझिए आप, ओमेगा की अगर लगातार 3 पावर आती हैं, जैसे ओमेगा की पावर 1, 2 और 3, तो इसका सम 0 होता है। ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम 0 होता है, कंजिक्यूटिव 3 पावर। ठीक है। लगातार 3 पावर का सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। लगातार 3 का सम 0 होता है, तो मुझे बताओ R1, R2, R3 की वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे बता दो। R1, R2, R3 की वैल्यू, R1, R2, R3 लगातार 3 नंबर होंगे तो सम 0 आता है, हमें पता है। तो लगातार 3 का मतलब अगर R1 अगर 1 है तो ये 2 और 3 हो जाएगा, लगातार 3 नंबर हो गए। या फिर 2, 3, 4 हो जाएगा, या फिर 3, 4, 5 हो जाएगा, या फिर 4, 5, 6 हो जाएगा, है ना। इसके अलावा तो 5, 6, 7 तो नहीं होगा क्योंकि डाइस पर 7 नहीं आता। तो 4 केस तो ये बन गए, लगातार 3 का सम 0 होता है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि लगातार जैसे 1, 3, 5, इसका सम भी 0 होता है क्या, 1, 3, 5। एक बार देखना 1, 3, 5 का सम 0 होगा क्या। यस, 1, 3, 5 का सम भी 0 होता है ना। क्योंकि देखो एक एक बात हमें पता होती है ओमेगा के बारे में कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर ये बराबर में 0 होता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, 0। तो देखो 1, 3, 5 में 1 का मतलब ओमेगा हो गया, ओमेगा क्यूब का मतलब 1 हो गया, और ओमेगा की पावर 5 का मतलब ओमेगा स्क्वेयर हो गया। मतलब एक केस ये भी बनेगा इसका, एक केस ये भी बनेगा, कौन सा, 1, 3, 5, है ना। ऐसे केस बनाने पड़ेंगे आपको। और देखो 2, 4, 6 का बनेगा, 2, 4, 6, 2, 4, 6, यस 2, 4, 6 भी बन रहा है, 2, 4, 6 भी बनेगा। 2, 4, 6 आप लिख के देखो यहाँ, 2, 4, 6 तब भी सम 0 आ जाएगा।
ठीक है, और इसके अलावा और भी एक दो सम मुझे लग रहा है कि बनेगा। तो देखो इसमें ना मैं आपको बताऊं, टोटल तो केस होंगे 216। टोटल केस तो कितने होंगे बताना जरा, 216, क्योंकि डाइस को जब 3 बार फेंकते हो आप, तो टोटल केस तो कितने हो जाएंगे, 216। ठीक है। अब उसमें देखो आपको मैं बता दूं कि जो ये पहले वाला केस है ना, 1 2 3, ये तीनों नंबर आपस में बदल भी सकते हैं। मतलब अभी तो मैंने क्या बोला, R1 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये बदल भी सकते हैं। R2 की वैल्यू, जैसे मतलब 1 2 3 का अरेंजमेंट भी होगा। तो ये 3 नंबर है ना, तो 3 फैक्टोरियल केस बनेंगे, यानी 6 केस। यहाँ पर भी 6 केस बनेंगे, यहाँ पर भी छः, सब में 6 6 केस बनेंगे इनके। तो एक तो ये देखो कि 36 केस तो ये बन गए। और इसके अलावा कोई बनेगा क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे हैं। ऑप्शन हमें जो दे रखे हैं ना भैया, वो दे रखे हैं कि 1/36। 36 केस अगर बन गए हमारे, तो 1/36 तो नहीं आएगा 36 केस में। नो, एक नो, नो इसको कितने पे काट रहे हैं, नो दूनी 18 और नो चार 36, 24 पे काट रहे हैं ना। तो 24 का मतलब ये हो गया कि 48। 2 केस और बचे हमारे इसमें, 2 केस और बचेंगे, और ऊपर मुझे लग रहा है 48 आएगा। ठीक है, 2/9 इसका आंसर होगा। 2 केस और बच गए हमारे, जैसे छः 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 36 बन गए, 2 केस और बचेंगे यहाँ पर। वो भी आप देख लो, जैसे 2 केस और देख लो कौन से बनेंगे भैया, जैसे कि उनके भी 6 और 6 बनेंगे। तो इसका आंसर आएगा 48/36, और 24 पे कट करोगे ना, 2/9 आंसर है। और ये 2 केस कौन से बचे मैं आपको और बताता हूँ, जैसे और आप खुद सोच के देखो। R1 R2 R3 की क्या वैल्यू ले ऐसी कि सम उनका जीरो आ जाए, जैसे कि 1 2 3 पे जीरो आएगा, 2 3 4 पे लगातार वैल्यू पे जीरो आता है, और 1 3 5 2 4 6 पे भी आ गया, अल्टरनेट वैल्यू छोड़कर। और आप देखो जैसे 1 2 के बाद हम ले लें, यहाँ 1 ले लें, तो ये आ जाएगा ओमेगा। यहाँ अगर हम 2 ले लें तो आ गया ओमेगा स्क्वायर। 1 2 के बाद 6 भी ले सकते हैं, यस, 1 2 6 एक नंबर आएगा, 1 2 6। आप इनकी वैल्यू है ना 1 2 6 लेके देखो। 1 2 6 लेके देखो, जैसे मैंने 1 2 6 ले लिया, 1 2 6, आप देखो ये जीरो आएगा कैसे। ओमेगा की पावर 1 का मतलब ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 2 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 का मतलब 1 होता है, और आपको पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। ठीक है, 1 2 6 आ गया। ऐसे ही एक केस और बचेगा। वो केस मान लो आपकी बचेगा हमारा 1 2 6 के अलावा, जैसे कि भैया 2 3 अगर ले हम, 2 3 के साथ तो फिर 4 आ ही जाएगा। ठीक है, 1 2 के साथ 6 आ गया, 1 2 के साथ 3 भी काम करेगा। एक केस और हमारा बचता है इसमें। बताओ आप भी कोई केस बताओ, समझ तो आपको भी आ ही रहा है कि क्या करना है। कौन सी पावर ले हम, 1 2 के साथ 3 ले लिया, 1 2 के साथ 6 ले लिया, और 1 2 के साथ क्या आ सकता है भैया, और कुछ नहीं आएगा। 2 3 के साथ 4 आ गया, और 2 3 के साथ ही कोई आएगा मुझे लग रहा है। देखो, एक अगर हम ओमेगा की वैल्यू 2 ले लें और 3 ले लें, तो इसको क्या चाहिए, इसको ओमेगा चाहिए। ओमेगा का मतलब इसको ओमेगा की पावर 4 चाहिए, वो तो हमने सर लिखी। 2 3 4 ले तो। 2 3 4, हाँ सर। ये रहा 2 3 4, तो ये नंबर 2 पे ले ही रखा हमने, 2 3 4। हाँ। 2 3 4 लेंगे, 5 नहीं, 2 3 के साथ नहीं बन रहा, 3 4 अगर लें, 2 3 का तो और नहीं बन रहा कोई। 3 4 अगर लें हम, मतलब थोड़ा ये भी टफ क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया प्रोबेबिलिटी में। 3 लेंगे, 4 लेंगे, और 3 और 4 के साथ तो फिर मुझे लग रहा है कि 5 ही बनेगा, या कुछ और भी बनेगा। 3 4 के साथ 2 आ सकता है या 5 आ सकता है, 3 4 के साथ 6 नहीं आ सकता। ना, ना 6 आ सकता, ना 1 आ सकता, नहीं। 4 5 के साथ 3 या 6 तो आएंगे ही, या 4 5 के साथ, या,
इसका एक केस समझ नहीं आ रहा है कौन सा बनेगा ना, देख सोचना पड़ेगा थोड़ा और। 1/, ये हमारा कितना आंसर है, 2/9। 2/9 तब आएगा जब एक केस और बने ऐसा ही, और 1/9 तो नहीं आएगा। और 1/18। हम्म, एक केस और मिसिंग है, वो मैं आपको कल बताता हूँ सोच के ना, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा केस बनेगा, पर बनेगा ऐसा ही एक और। 1/2 के साथ बन गया, या 1/2/3 बन गया, 1/3/5 हो गया, 2/4/6 हो गया। 5/6 के साथ कुछ आ सकता है क्या? 6 का मतलब ये होता है 5/6 के साथ, देखो 5/6 के साथ 4 आ गया एक, तो रुको, 5/6 के साथ देखूं मैं अगर, जैसे ओमेगा की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 6 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको ओमेगा की पावर 1 चाहिए। हाँ, 1/5/6 बन रहा है, 1/5/6 बन रहा है, यस, बन रही, लास्ट केस बन गया 1/5/6। 1/5/6 करके देखो आप, ठीक जीरो आ रहा है। देखो आपको मैं बता दूं, 1/5/6, ओमेगा की पावर 5 का मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 का मतलब 1 होता है, और ये 1, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, जीरो है। ठीक है, तो ये आंसर है भैया, तगड़ा क्वेश्चन था ये भी। काफी टाइम लगता है इसको करने में, केस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कर लोगे आप ऐसा। तो ये उस बच्चे को देखो समझ नहीं आ सकता जिसको ओमेगा का ना पता हो, है ना। ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जीरो कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब कराऊंगा ना, तब थोड़ा बेटर समझ में आपको आएगा। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। जो बाकी डाउट आपके बचे हो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपके विशाल के तीनों डाउट हो गए हैं, और उत्कर्ष के भी 2 डाउट हो गए हैं, और सचिन यादव आपके रह गए यार। ठीक है, मैं कर लेता हूँ आपके डाउट। आपके 2 डाउट हैं मेरे पास, और ये और भी डाउट है, देखो आपके जो बाकी डाउट है ना, ये तो अलग अलग डाउट है, फंक्शन वगैरह के, ये सब अभी नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी प्रोबेबिलिटी के कर रहे हैं। ठीक है, और आपने प्रोबेबिलिटी के मुझे लग रहा है 2 भेजे हैं, ये मैं कल कराता हूँ आपको। ठीक है, छोड़ो इतना ही करते हैं आज के लिए। तो बताइए क्या काम किया हमने आज इस क्लास में। आपके थोड़े थोड़े तो डाउट्स किए, आपके देखो डाउट्स आपके चलते रहेंगे बीच बीच में ना, जैसे आज 2 बच्चों के हो गए, कल सचिन और ये मीनू के हो जाएंगे, तो ऐसे चलता रहेगा मिक्स डाउट। क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ आई गई है, क्वेश्चन करते रहें। आज हमने वैसे नया काम क्या किया मुझे बताना जरा, कंडीशनल हमने इंडिपेंडेंट वाले करे, जिसपे 2-3 होते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। और दूसरा हमने क्या किया बताना जरा, ओड्स इन फेवर करा, ओट्स अगेंस्ट करा, और थोड़ा सा डाउट्स वगैरह ले लिया हमने। ठीक है, तो इतना ही काम मुझे लग रहा है आज के लिए हम करेंगे। कल मिलता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो टाइम बदल दिया है, अब है ना, ये टाइम फिक्स है, इवनिंग का टाइम फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा। 4 बजे से लेकर, या 4-5 तक जो भी है, 4 से लेकर 5 तक, 5 तक या 5:30 तक, जैसे आज 5:30 हो गए, वो डिपेंड करता है किस दिन डाउट ज़्यादा है कम है। ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा हम अभी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, बताइए, उसके अलावा कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है, सर कल का क्या शेड्यूल रहेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ कल प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी बची हुई है, कंडीशनल बच गई है, मिसलेनियस बच गई है, पॉलीगन के क्वेश्चन बच गए हैं थोड़े थोड़े, सर्कल के क्वेश्चन बच गए हैं, वो सब मैं आपको कल कराता हूँ। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं 4 बजे। जय हिंद। सर आपकी वीडियो सर अपलोड कर भेज वीडियो मैं दीजिए। अपलोड करता हूँ, कल वाली ना, कल वाली और आज वाली, ये मैं अभी अपलोड करूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद सर। बाय सर। बाय।